हेलो स्टूडेंट्स, जैसे अपने को पता है आज अपना इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड का स्टेज 1 जिसको INESO कहते हैं उसका एग्ज़ाम हुआ है 10 जून को। आई होप सो, मानता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो आइए देखेंगे कि पेपर में कैसा लेवल था उसका। मैं कहूँगा मीडियम टू टफ लेवल था और काफ़ी क्वेश्चन उसके अंदर, कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ भी थे। जो डीप कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अपन बताना है वहाँ पे हम देखेंगे भी और जानेंगे कि पेपर के अंदर किस किस लेवल के पैटर्न है, किस किस पोर्शन से क्या पूछा गया। आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपना पहला क्वेश्चन है बाउंड्रीज ऑफ सब डिविजन्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो इसके अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल को किसके साथ मिक्स किया गया है? कार्बन डेटिंग के साथ। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? रेडियो कार्बन डेटिंग। इसके द्वारा अपन पता लगाते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कि कब बाउंड्रीज बनी है, कब फॉसिल्स बने हैं। दीज आर द वेरियस टेक्निक्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, CO2 इमिशंस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में, यूटिलाइज्ड बाय डॉट एंड ब्यूरिड इन द सेडिमेंट्स। तो कैसे सेडिमेंट्स के अंदर जो दबे हुए होते हैं तो उनका क्या होता है? जैसे कि अगर डायरेक्टली अगर आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट, तो वो मेल्टिंग करेगा किसकी? आइस शीट की। बट ओशियंस के अंदर जैसे कि अपन जानते हैं कोरल्स होते हैं, कोरल रीफ्स होती है, तो जो कैल्केसियस उनका स्केलेटन होता है उसका भी क्या हो रहा है? डिप्लीशन, जिसका नाम मैंने क्या बताया था क्लास में? कोरल ब्लीचिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? मरीन ऑर्गेनिज्म विथ कैल्केसियस स्केलेटन। आइए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अर्थ हैज विटनेस्ड मेजर मास एक्सटिंक्शन इवेंट। कितने अर्थ पे इवेंट हुए हैं जो मास एक्सटिंक्शन हुआ है? जैसे डायनासोर एक्सटिंक्शन देखते हैं अपन, आइस एज एक्सटिंक्शन देखते हैं। तो ऐसे टोटल मिला के हुए हैं 5 इवेंट, जिसका आंसर होगा क्या? 5, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दी गई है और ये बता रहा है जो पेलोजिक एरा, पर्मिनियन पीरियड और रेप्टाइल्स के एवोल्यूशन, ये 3 बातें पूछी है। ये प्योरली क्वेश्चन कहाँ से है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल से है। तो आपको जो सारे पीरियड्स की PDF दी थी उसके अंदर सारे एक पॉइंट्स बनाए हुए हैं और उसी से ये क्वेश्चन आया है। ये पहला कह रहा है कि पैलेओजोइक पीरियड स्टार्ट हुआ था 600 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, तो ये सही बात है। दूसरा कह रहा है पर्मियन पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है पैलेओजोइक एरा के अंदर। तो मैंने एरा, इयॉन्स, पीरियड ये सब क्लासिफाई किए थे अलग अलग। और रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड, जिसमें कोल की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हुई थी। तो ठीक है, इसके अंदर तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आ जाइए। द प्रोसेस ऑफ जंपिंग, बाउंसिंग एंड ड्रिफ्टिंग एक्शन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। ये प्योरली क्वेश्चन कहां से है? आपके जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है। तो इसके अंदर रॉक्स के बारे में पूछ रहा है अलग से ये। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्टेशन। जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, बाउंसिंग हो रही है, जंपिंग हो रही है, उसकी वजह से सेडिमेंट्स के फाइन पार्टिकल में टूट जाते हैं और अक्युमुलेट करके क्या बनाते हैं? सॉल्टेशन, अलग अलग लेयर्स बनाते हैं। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल लैंडफॉर्म। ये भी आपके प्योरली जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है और इसके अंदर डायरेक्टली क्या पूछ रहा है आप पे कि लैंडफॉर्म कौन सा इनमें से नहीं है। तो मैंने जब आपको टोपोग्राफी पढ़ाई थी तो उसके अंदर बता रहा था मैं, जब फोल्ड्स देखते हैं तो एक को कहते हैं अपन होस्ट, एक को कहते हैं ग्रेबन। तो ग्रेबन क्या है? ये एक फोल्डिंग मीडियम है, ना कि एक लैंडफॉर्म है, स्ट्रक्चरल लैंडफॉर्म नहीं है। तो इसका आंसर होगा C, ग्रेबन। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव्स प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये क्वेश्चन आपका आ गया कहाँ से? क्लाइमेटोलॉजी के पोर्शन से है। जब अपन ने जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा था, ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट के बारे में पढ़ा, तो अपन ने देखा था, वी हैव सीन दैट कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं, जो मेडिटेरेनियन सी से जो हवाएं आती है, वो अपने किस रीजन में बरसात करता है? दक्कन के प्लेटू के अंदर। और उसको दूसरा रीजन भी दिया था, कोरोमंडल के कोस्ट पे भी करता है ये। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन प्लेटू, उसको विंटर रेनफॉल भी कहते हैं अपन। एक्सफोलिएशन इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, ये रॉक से क्वेश्चन है। एक्सफोलिएशन का मीनिंग होता है एक तरीके से जो इरोजन की एक्टिविटी हो रही है, सेडिमेंटेशन की एक्टिविटी हो रही है, ये जनरली होता है आर्कोसिस में। ये क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री के अंदर भी किस सिस्टम में आता है ये आता है आरेनिशियस रॉक सिस्टम के अंदर आता है ये प्योरली रॉक से क्वेश्चन था। रॉक से क्वेश्चन आए इस बार काफी, पर ज्यादा टफ नहीं है। मार्स के ऊपर कौन सा एओलियन फीचर पाया जाता है? जो अपन ने पढ़े थे लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स के अंदर वी हैव सीन दैट
ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स थे, एओलियन थे, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स थे और फ्लूवियल टोपोग्राफी जिसको अपन रिवर टोपोग्राफी भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इंसलबर्ग, जो मार्स पे कॉमनली फाउंड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, ये मैंने क्लास के अंदर वर्बली बताया था, ये प्योरली इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर में भी रहा है कुछ टाइम से। ये पूछ रहा है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27, COP का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कहाँ हो रही है? ये हो रही है इजिप्ट के कायरो शहर के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, इजिप्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका नाम दिया हुआ है क्या? एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स होता है ह्यूमन इंड्यूस्ड, जो ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है, तो CO2 का इमिशंस, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ओशन के अंदर क्या फर्क पड़ रहा है? ये हो रहा है जो ओशन के अंदर जो फोटिक जोन होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी हो रही है, वहां पे एक ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं? डीपनिंग ऑफ CCD। डी आंसर होगा इसका। ओके, अब ये अपन जब क्लाइमेटोलॉजी के अंदर एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं तो लॉन्ग वेव एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये ट्रोपोस्फियर में होती है। और मैंने बताया था कि सन की तरफ से क्या आता है अपने? शॉर्ट वेव रेडिएशन। और अर्थ क्या रिफ्लेक्ट करती है बाहर? टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है मोस्टली कहां से आ रही है? सन के अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अर्थ एटमॉस्फेरिक लोवेस्ट लेयर इज एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर, जो ट्रोपोस्फियर के नीचे है। एंड इट कंटेन मोस्ट पोल्यूटेंट्स, इसके अंदर सारे पोल्यूटेंट होते हैं जो अपन अर्थ के द्वारा अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से जो रिलीज हो रहे हैं। तो इनमें से पूछ रहा है विच फॉलोइंग गैस हैज मैक्सिमम टेम्पोरल और स्पेशियल वेरिएबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर बाउंड्री लेयर। तो ये होती है किसकी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की होगी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ट्रोपोस्फियर एंड द मेसोस्फियर बोथ आर हैविंग टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होती है? जो विंड का मूवमेंट हो रहा है वहां पे, जो जेट स्ट्रीम मूव कर रही है, वो टर्बुलेंस की वजह से ये ट्रोपोस्फियर में स्ट्रॉन्ग क्यों है मेसोस्फियर के बजाय? ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो इसका सिंपल सीधा आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर क्या है? ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू मेसोस्फियर, क्योंकि सारी की सारी जो एक्टिविटीज हो रही है वो कहाँ हो रही है? ट्रोपोस्फियर के अंदर। ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर फ्लो इमिशंस कहाँ से? मेसोस्फियर और आइनोस्फेरिक हाइट पे, जो 5 लेयर पड़ी थी अपन ने एटमॉस्फेयर के अंदर, वहां के हाइट से पूछ रहा है यूजिंग फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखे थे अपन ने, गायरोमीटर, हर चीज के बारे में अलग अलग देखा था, वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? वो आ रहे हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग कैटेगरी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन, ऑल थ्री क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अलग से देखा था अपन ने डस्ट पार्टिकल और पार्टिकुलर मैटर के बारे में जब पढ़ा था, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पूछ रहा है इनमें से सबसे जो सुटेबल स्टेटमेंट है वो क्या है? पहली बात कह रहा है ओजोन इज ए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, ठीक बात है। वाटर वेपर इज एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस, ये भी ठीक है, पर सबसे सुटेबल पूछ रहा है आपसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन बोथ क्या है? एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। जो और कौन सी ओजोन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है आपकी, उसके बारे में बात करता है, जिसको अपन ने क्या कहा था? अलग से नाम दिया था बैड ओजोन, ठीक है। आगे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आया है। एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर ABL इज द लोवेस्ट लेयर, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन के अंदर लास्ट क्वेश्चन बता दिया था उन्होंने ऑलरेडी। एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन ABL डायनामिक्स, जो ABL के डायनामिक्स है, जो प्रेशर चेंजेस है, टेम्परेचर चेंजेस है, उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कौन इफेक्ट ज्यादा डाल रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है? तो लेटेंट हीट फ्लक्स की वजह से भी होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से भी होता है, और सेंसिबल हीट फ्लक्स की वजह से भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, डी। अर्थ एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो नॉमेनक्लेचर्ड, मतलब जो नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मैंने अलग से बताया था आपके थर्मोस्फीयर में क्या है, आपके आइनोस्फीयर में क्या है, आपके एक्सोस्फीयर में क्या है। आई टोल्ड यू अलग अलग लेयर में उसको बांट के दिखाया, तो मैंने बताई थी वहां पे चीज क्या है? एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस कॉन्स्टिट्यूएंट, दो में अलग बांटते हैं। तो इसका सीधा सिंपल सा आंसर हो जाएगा द एटमॉस्फेयर अबव, जो 90 किलोमीटर के अबव है, जो आइनोस्फीयर एक्सोस्फीयर का जो एटमॉस्फेयर है, उसको अपन क्या कहते हैं? एज हेट्रोस्फीयर, ओके। रडार जो टेक्निक है, रेडियो रिडक्शन एंड रेंजिंग, ये 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती है और एको रिसीव कर रही है 450 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से। तो इस एको को वापस कितनी देर में जो रिट्रेस होगा, या उस एको की आवाज कितनी देर में पहुंच जाएगी, डायरेक्टली बता रहे हैं। तो डायरेक्ट बेस न्यूमेरिकल था, इसका आंसर है 3 मिलीसेकंड्स। द हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज हैज लैटिट्यूडनल वेरिएशन, अलग अलग लैटिट्यूड की वजह से अलग से बताया, जब अपन ने पढ़ा था इसके अंदर प्रेशर बेल्ट के बारे में। तो पूछा जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन है, कहीं उसकी हाइट ज्यादा, कहीं उसकी हाइट कम है, इज डिफरेंट
इन द लो एंड मिड लेटीट्यूड, जो ये आपके लो लेटीट्यूड हो गए, फिर मिड लेटीट्यूड है और ये हाई लेटीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। तो विच इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, इसके अंदर सिंपल सा करेक्ट, ट्रोपोपॉज की हाइट क्या होगी, मैक्सिमम इन द लो लेटीट्यूड रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या अपना इक्वेटर है, और मैंने बताया था क्लास में इक्वेटर पे क्या होती है, मैक्सिमम हीटिंग होती है। तो मैक्सिमम हीटिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, तो हवाएं ऊपर जाती है, इस वजह से ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर के ऊपर क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पोल्स के ऊपर। तो इसका सीधा सिंपल सा आंसर बन जाएगा सी। Which radiation in the troposphere is having maximum absorption due to presence of natural और एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस। बार बार ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछ रहा है और काफी क्वेश्चन आए इसमें। मुझे लगता है कि जो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन है पहले वो एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद जो आगे अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है आपकी ओजोन लेयर के अंदर, वो होती है इसके अंदर आगे जाके एब्जॉर्ब। तो इसके अंदर दोनों हो सकता है। अब जो आंसर की आती है ऑब्वियसली उसमें क्या माना जाता है देखते हैं, बट मोस्ट प्रेफरेबल आंसर क्या होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, रिचर्डसन नंबर पहले प्रीवियसली भी पूछा गया है। ये सीधा सीधा बात करता है किसके बारे में, टर्बुलेंस के बारे में, और टर्बुलेंस भी कैसी, विंड की, मैकेनिकल टर्बुलेंस के बारे में। तो यहाँ पे सीधा सिंपल सा वर्ड दिया हुआ है मैकेनिकल टर्बुलेंस, और कन्वेक्टिव हीट प्रोडक्शन की वजह से जो हो रहा है। द ओजोन फाउंड इन, वापस ओजोन का पूछ लिया मैंने, कहा था गुड ओजोन और बैड ओजोन की बात कर रहा है ये। इज फाउंड इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है और ट्रोपोस्फीयर के ऊपर वाले पार्ट में। ऑल्सो इन मेसोस्फीयर में कुछ पार्ट होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ओजोन, इसके अंदर अगर आपको इतना सा पता है कि ट्रोपोस्फीरिक ओजोन अच्छी नहीं होती, उसको बैड ओजोन कहते हैं, तो सीधा सीधा आप इस ऑप्शन को काट दोगे। और जो स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन होती है, जो अपर लेवल पे है, जो अपने को अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रही है, वो क्या होती है, गुड ओजोन। तो स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन जो होगी वो क्या होगी, अच्छी ह्यूमंस के लिए। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, यार डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। इजिप्ट आर मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड, लाइमस्टोन तो इसके अंदर रॉक्स होंगे, और न्यूमिलिटीज क्या होती है, फॉसिल्स होते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। डायनासोर डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग, तीनों पीरियड में थे, ट्राइसियस में थे, क्रेटिशियस में थे और जुरासिक पीरियड में थे, जो अलग अलग वॉल्केनिक इमिशन हुए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। इसको अपन क्या कहते हैं, एज ऑफ डायनासोर्स। द मरीन फॉसिल फाउंड इन हिमालयन रॉक्स वर डिपोजिटेड इन, ये कहाँ है, जब अपन ने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में किसका मूवमेंट हो रहा था, टेथीस सी का। तो ये टेथीस सी है, जो आज का थार का भी पार्ट है कुछ, वो टेथीस सी का ही रिमेनिंग पार्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल, इनमें से कौन सा फॉसिल नहीं है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इजिप्शियन मम्मीज को फॉसिल नहीं माना जाता, क्योंकि बिकॉज दे आर आर्टिफिशियल, या दे मैन मेड बॉडी सिस्टम्स। बाकी वोली मैमथ आइस एज में था, आर्क्योपेट्रिक्स और डायनासोर्स, ये क्या है, सारे के सारे नेचुरल फॉसिल्स। कॉन्च, जो शंख यूज करते हैं, जो मंदिरों के अंदर बजाया जाता है शंख, उसके बारे में पूछ रहा है ये। यूज फॉर रिलीजियस सेरेमनीज इज द शेल ऑफ, किसका शेल होता है, तो सिंपल है, इसका शेल होता है गैस्ट्रोपोड का, एक मरीन एनिमल का। होली मैमथ वेंट एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग, ये आपका फिर से जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन है। ये होलोसिन पीरियड के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए थे। आपको पता होना चाहिए क्रेटिशियस पीरियड में क्या हुआ था, प्लिस्टोसिन पीरियड में क्या हुआ था, और इकोसिन में क्या हुआ। इकोसिन काफी बार पूछा गया है ऑलरेडी। Which of the following is a suitable medium for preservation of fossils? आप सबसे पहले देखोगे फॉसिल के प्रिजर्वेशन के लिए सबसे सुटेबल मीडियम क्या था, जो क्या, एम्बर एंड आइस। सिंपल है। द ओल्डेस्ट फॉसिल वाज फाउंड इन द रॉक्स बिलोंगिंग टू, जो अपन ने जब रॉक्स का क्लासिफिकेशन किया था अलग अलग, तो आर्किन और नीस जो रॉक सिस्टम था वो अपना क्या है, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है, दिए हुए ऑप्शंस में से। इन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन फॉसिल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड, क्या किस लिए अंडरस्टैंड करे जाते हैं, तो कितना पुराना है, एज एंड डिपोजिशनल इन्वायरमेंट रॉक का क्या था, ये जानने के लिए यूज किया जाता है। क्वांटिटी और क्वालिटी उसके बाद में जानते हैं अपन। ये आपका डायरेक्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। इसका आंसर क्या होगा, सी 2.30। ए मैग्नीज नोड्यूल फाउंड एट डीप ओशन साइट्स हैज रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, अगर वो ग्रो हो जाए एट द रेट ऑफ 3 mm पर 10 ईयर्स के हिसाब से, तो वो कब बना होगा, उसकी फॉर्मेशन की बात पूछ रहा है ये। तो डायरेक्टली वो 2 × 10⁻7 ईयर्स अगो। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, डीओसी की जो डिसॉल्व होता है ओशन फ्लोर के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या अलग अलग डीओसी के पैचेस होते हैं, और इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं अपन, ये होता है पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, जो पूरे ओशन के रीजन के अंदर होगा। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, डीओसी का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, हमेशा पीओसी से कम होगा। क्यों, उसके अंदर सारा जो रीजन है वो एक्टिव है। What is the second most abundant anion in the ocean? ये डायरेक्टली कराया आपके नोट से क्वेश्चन है, मैंने तीनों आपको याद करने के लिए दिए थे कि शुरू के 3 आपको याद रखने,
एक NaCl का बोला था, इसका कांस्टेंट कितना था, दूसरा आपको मैंने बोला था MgCl2, और तीसरा क्या था MgSO4। ये आपके मेजरली 3 सॉल्ट है जो आपको रिमेंबर रखने हैं। क्लोराइड तो सब में होता ही है, तो इसका सीधा सा एनाइन कौन सा हो जाएगा, SO4 2-। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशन करंट। आपको ओशन करंट जब पढ़ाए गए थे तो सारे ब्लू एंड रेड के अंदर रिप्रेजेंट किया गया था इसको, तो ये कौन सा करंट है आपका, कैनरी करंट। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था काफी। ये डेप्थ के हिसाब से कॉलम कौन सा जोन है और क्या प्रोसेस हो रही है वहां पे, उसके बारे में पूछा गया था। अब डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं अपन। ADH जो 0 से 1 सेंटीमीटर है, उसका मैंने बताया था आपको फोटिक जोन के बारे में। तो वो कौन से में होता है, ये ऑक्सिक जोन में होता है, और इसमें क्या होता है, मोस्टली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है। तो इससे आंसर बन जाएगा आपका बी। 2 पार्टिकल है A एंड B ऑन द सी सरफेस, द डेंसिटी क्या है A की, ट्वाइस है डेंसिटी ऑफ सी वाटर, और वाइल B की क्या है, सेम डेंसिटी है एज द सी वाटर। अगर A का रेडियस 3 टाइम है B के, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ये डायरेक्टली डेंसिटी के हिसाब से पूछ रहा है, रो 3 रो B हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंकिंग वेलोसिटी 9 टाइम्स ज्यादा होगी B से। वाई हाई न्यूट्रिएंट लो क्लोरोफिल, HNLC की रीजन्स की बात कर रहा है। हाई न्यूट्रिएंट मतलब जो अपवेलिंग के दौरान आते हैं, जो ओशन के अंदर जब मैंने करंट्स के बारे में बात की थी, तो जब अपवेलिंग होगी तो नीचे से हाई न्यूट्रिएंट रिच जो होती है, नाइट्रोजन होती है, वो ऊपर ले आता है वो, और इसी से ऊपर क्या आते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इन्हीं फाइटोप्लैंक्टॉन से फीड करते हैं जूजेंथेली को फीड करती है छोटी फिश से बड़ी फिश पे। तो पूरा ये मरीन साइकिल इसी वजह से चलता है। तो इंटेंस अपवेलिंग एंड कोल्डर करंट्स ब्रिंग नाइट्रेट्स टू HNLC रीजन, आपका जो हाई न्यूट्रिएंट रीजन है। विच, ये पूरा आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन को अपन काफी बार जिक्र करते हैं। इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, NO3- N2O NO N2O NO। ये भी आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है। बट प्रेफर्ड सीक्वेंस क्या है, ऑक्सीडेंट यूटिलाइजेशन का, किसके द्वारा, बैक्टीरिया। कब, जब वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट करता है। तो इसका सिंपल आंसर क्या है, O2 NO3-, ए ऑप्शन। The flux of N2O out of the ocean is mostly concentrated in the upwelling areas। ये बार बार अपवेलिंग, लास्ट क्वेश्चन भी जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो भी था अपवेलिंग का। जब आपको अपवेलिंग पढ़ाई थी उसमें सीधा से बताया था कि हमेशा जो ओशन के फ्लोर के ऊपर, नीचे फ्लोर पे जो न्यूट्रिएंट रिच एरिया है, जहाँ पे फॉसिल्स होते हैं लगे, उनको क्या वो ऊपर ले आता है। तो अपवेलिंग के दौरान क्या होगा, फ्लक्स होता है N2O का ड्यूरिंग द अपवेलिंग एरियाज हाई एल्टीट्यूड। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे विंड्स क्या होती है, स्ट्रॉन्गर। जब अपन ने अल नीनो ला नीना का पढ़ा था, उसका भी क्वेश्चन है, वो ट्रेड विंड जब स्ट्रॉन्ग होती है तो वो क्या करती है, वार्म वाटर को रिमूव कर देगी और कोल्ड वाटर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर आ जाता है। तो स्ट्रॉन्गर विंड रीजन इन दीज रीजन्स एंड हेल्प टू गैस टू गो आउट, बाहर जाने में ये हेल्प करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे आया ये भी, फॉर ओशन प्रोडक्टिविटी के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, जो प्लांट्स के लिए होता है वही ओशंस के लिए भी होता है। नाइट्रोजन मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर है। द एक्सटेंट टू विच ओशंस टेक अप एक्सेस CO2 is not controlled by the capacity of CO2 absorption when the ocean is in equilibrium with the atmosphere। ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है आपकी ओशन की, किसके साथ, एटमॉस्फेयर की। मतलब वेरिएशन नहीं है, चेंजेस नहीं है। तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, रीमिनरलाइजेशन किसका हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का, इन डीपर लेयर एंड ब्यूरियल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द ओशन सेडिमेंट्स। ओशनोग्राफी से आपका क्वेश्चन था ये डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैंक्टोनिक ग्रुप, ये भी ओशनोग्राफी से पूछ रहा है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात कर रहा है, डू नॉट प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स और स्केलेटन प्रोड्यूस नहीं करते, वो आपके होते हैं क्रोकोस्फेरा। ये तीनों क्या, पेट्रोडस, पुरमोनीफेरा और चोकोलिथोस्फेर, ये क्या करते हैं, स्केलेटन प्रोड्यूस करते हैं। ऑल द ओशन सीड्स स्टोर 2%, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 2% ऑफ ओशन वाटर विद एन एवरेज ऑक्सीजन आइसोटोपिक कंपोजिशन, केमिस्ट्री के पार्ट से। और ये काफी डिफिकल्ट, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द 8180, मतलब परसेंटेज पूछ रहा है, ऑफ एन आइस फ्री ओशन की। इसका सीधा आंसर हो जाएगा 0.5, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था आपका। ये वापस से क्वेश्चन करंट क्या आ गया, पहले कोल्ड करंट पूछा था आपको और फिर पूछ लिया वार्म करंट। अगर वहां पे आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, अगर आपको सिर्फ कोल्ड करंट ही पता है तो आप लगा सकते हो क्या, ब्राजील इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा वार्म करंट में। और थोड़ा अगर दिमाग लगाते तो कैनरी ऑप्शन वहां पे भी था जो कोल्ड करंट के अंदर था, और आप कर सकते थे। ये ओएशियो करंट वही है जो जापान के पास में है, मैं बता रहा था। यहाँ से ये कोल्ड करंट यहाँ से आ रहा है जापान के पैसिफिक किस पार्ट से, और इधर से कौन सा करंट मिलता है इससे, कुरिल करंट या कुरिशियो करंट। और यहाँ मिल के यहाँ पे क्या बनाते हैं, जो वार्म और कोल्ड वाटर मिलेंगे तो वर्ल्ड के राज्य क्या होंगे, यहाँ पे फिशिंग जोन्स होंगे। ऐसा ही मैंने पढ़ाया था आपको किसमें, लैब्राडोर करंट और
गल्फ स्ट्रीम के अंदर जब ये मिक्सिंग करते हैं तो न्यू फाउंडलैंड ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिशिंग एरिया है। यहाँ पे फिशेस की जो अवेलेबिलिटी है बहुत ज्यादा होती है। द अबंडेंस ऑफ ओपल इन डीप सी सेडिमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू द अबंडेंस ऑफ ओवरलाइंग वाटर्स ऑफ, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपकी प्लैंक्टोनिक एंड बेंथेनिक परमोनिफेरा, जो आपके मरीन एनिमल्स है इनके बारे में। सरफेस सी वाटर इक्विलिब्रियम विद द एयर कंटेन्स अबाउट 2 केमिस्ट्री क्वेश्चन है 0.25 मोल्स पर मीटर क्यूब ऑफ O2, हाउ मच O2 ए 40 मीटर मिक्स्ड लेयर विल कंटेन, ये सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा C10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51, ये गिवन फिगर है, ये उसी फिगर की बात कर रहा है जब आपका प्रेजेंटेशन किसका आता है, जो डेप्थ, जैसे अपन ओशन के अंदर जाएंगे और न्यूट्रिएंट की डेप्थ क्या होगी, किस तरीके से आएंगे, फिर से रिलेशन इसकी किससे है, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग से। तो इनके अंदर कौन सा फिगर सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, यह है डी, नाइट्रेट, सिलिकेट, फॉस्फेट और डिसॉल्व्ड आयरन। ओके, असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये मोर और लेस आप देखेंगे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। When the dissolved oxygen contents of surface ocean waters are compared with those of saturation with overlying air, जो ऊपर की लेयर है उसके बारे में बात कर रहा है, it is found that they are on the average supersaturated by several %। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं आपके, एसोसिएशन दे दिया, रीजन दिया है इसका कि फाइटोप्लैंक्टन लिविंग इन द सरफेस वाटर प्रोड्यूस ऑक्सीजन, डेफिनेटली सही बात है, यही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसी के द्वारा पूरा मरीन साइकिल चलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड ए को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। फिर से आपका है 53 एसोसिएशन रीजन भी बेस्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। रफली हाफ ऑफ द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय मरीन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ओशनोग्राफी में अब डायरेक्टली बात करते हैं, जो मरीन ऑर्गेनिज्म पूरा साइकिल चलाते हैं उसी से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है अपन उसी को ब्रीथ करते हैं। और रीजन क्या दिया है कि ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, ऑक्सीजनेशन में ऑफ आर एटमोस्फियर। तो इसका सीधा आंसर क्या है, ए एंड आर करेक्ट, और आर कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, एक असर्शन को आपके। 54 क्वेश्चन, ओशन टेक्स अराउंड 25% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक CO2, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे प्राइमरी रीजन क्या है, क्योंकि जो 25% CO2 ले रहा है वो फाइटोप्लैंक्टन कंज्यूम कर लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द सरफेस ओशन के सरफेस पे, और ये क्या कलर चलाते हैं, पूरी की पूरी आपकी मरीन साइकिल चलाते हैं। जैसे फूड साइकिल होती है, फूड चेन होती है ना, उसको अपन मरीन फूड साइकिल कहते हैं। ये सेडिमेंट है, इसका आंसर ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन था, न्यूक्लियर फिजिक्स है, अभी नॉट अवेलेबल है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय स्टोन का अगेंस्ट रबिंग एक्शन, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, इसको अब्रेसिव एक्शन कहते हैं, अब्रेसिव रेजिस्टेंस कहते हैं। अपन ने जब रॉक्स पढ़ा है, रॉक्स के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ रहे थे और सेडिमेंट्री में इरोजन और वेदरिंग के बारे में जब अपन ने जाना, जब अपन उसके अंदर इरोजन के जो एक्सटर्नल एजेंट्स उनकी बात कर रहे थे, तब डायरेक्ट देखा था अब्रेसिव रेजिस्टेंस के बारे में। द सॉइल सैंपल इज ग्रेडेड वेल, उसकी ग्रेडिशन जो कहते हैं अपन, ओ लेयर में एक लेयर भेजी थी आपको, ये ओ लेयर है, ये ए लेयर है, तो अलग अलग सॉइल के लेयर में इसको बांट रखा अपन ने, वहां पे जब सारे पार्टिकल, सारे साइज के पार्टिकल्स का वहाँ पे अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो कि यहाँ बड़े पार्टिकल पाए जाते हैं या फाइन सेडिमेंट्स हैं, नीचे रॉक्स होगा, फिर एक नाम दिया था अपन ने बेड रॉक, जिसको कहा गया था आर लेयर के अंदर है, ठीक। ओके, विच रॉक पोजेस वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये लॉजिकली क्वेश्चन था काफी, अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर आप कॉमन सेंस यूज करते, जो इग्नियस रॉक्स होता है ये फर्स्ट फॉर्म्ड होते हैं, और जो लास्ट में पढ़ा था अपन ने सेडिमेंट रॉक्स का इरोजन बहुत अच्छा होता है, इन्हीं के इरोजन से क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक सालों से बनते हैं, जब शेल का कन्वर्जन स्लेट में होता है तो इनके पास क्या होती है, हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका आंसर है सी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। द ब्रांच और स्टडी विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ रॉक अंडर अप्लाइड फोर्सेस, ये तो पूरा डायरेक्ट टॉपिक का नाम पूछा आपके, तो इसको कहते हैं जियोलॉजी। फाइनल सेडिमेंट इन केस ऑफ फ्लूवियल सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सभी से आते हैं, चैनल डिपॉजिट की वजह से भी, फ्लड प्लेन डिपॉजिट की वजह से भी, जो ओवर बैंक डिपॉजिट है वहां पे भी होते हैं। मोर और लेस में ये दोनों सही है, तो ओवर बैंक डिपॉजिट भी ऑटोमेटिक सही हो गया, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ए टाइप ऑफ अनकंफर्मिटी, ये फोल्ड्स के अंदर पढ़ते हैं, जब फोल्डिंग और फोल्डिंग पढ़ते हैं तब देखा था अपन ने, जो अनकंफर्मिटी है कैसी होती है, अकरेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स का जब उनका इरोजन और वेदरिंग होता है, कैसी अनकंफर्मिटी बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पे, उसको क्या कहते हैं अपन, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, नॉन कंफर्मिटी। पार्शियल मेल्टिंग पूछा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है, पार्शियल मेल्टिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू ओशन फ्लोर, पार्शियली मेल्टिंग करे और नया ओशन फ्लोर बनाए, वो किसमें बनता है,
ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बाउंड्री बनता है। अगर वो डायरेक्ट बात करता कि नया ओशन फ्लोर किसमें बनता है, तो जब हैरी हेस के अपन ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें डायरेक्ट क्या करा था, मिड ओशन रीज बन रही थी। वो मिड ओशन रीज बनती है, किसकी वजह से बनती है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से बनती है। अगर ये यहाँ पे पार्शियल मेल्टिंग नहीं लिखता तो इसका आंसर क्या होता है, बी। यहाँ पे पार्शियल मेल्टिंग लिखा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ये इनमें से कौन सा मेथड नहीं है मास मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, जो अवालांचेस होते हैं, जो अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजें होती है। तो एफोरेस्टेशन करोगे तो मास मूवमेंट नहीं होगा। पेड़ लगाओ तो पेड़ की जो रूट्स होती है वो सोइल को होल्ड करके रखती है। रिफरेंडिंग वॉल्स बनाओगे तब भी वो पार्ट होल्ड रहेगा। और केमिकल ट्रीटमेंट रॉक्स को, केमिकल ट्रीटमेंट जैसे बनते हैं ना, मेटामॉर्फिक रॉक बन के सेडिमेंट्री से, उन केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से भी क्या हो जाएगा, उन रॉक्स की क्या होगी, मास मूवमेंट नहीं होगी। डिफोरेस्टेशन अगर थोड़ा सा भी लगाते अपन दिमाग, डिफोरेस्टेशन में पेड़ काटेंगे तो सोइल की स्ट्रेंथ नहीं रहती, इसलिए मैक्सिमम अवालांचेस और क्या होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजें होती है, लैंडस्लाइड्स जिनको कहते हैं अपन। विच टाइप ऑफ डैम यूजुअली ट्रायंगुलर प्रोफाइल का होता है, कैन रेजिस्ट द फोर्सेस बाय इट्स ओन वेट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटी डैम होता है। द मेजर प्रॉब्लम इन रिजर्वायर ओवर टाइम विच में अफेक्ट द स्टोरेज कैपेसिटी, वो क्या होती है, सिल्टिंग मतलब जमा होना। जैसे रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लाके रहती है तो डैम के पास में जमा हो जाते हैं, तो सिल्टिंग की वजह से क्या, वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है वाटर होल्डिंग की। टाइप ऑफ हाइड्रो पावर टनल वेयर वाटर इज कन्वेड अंडर ग्रेविटी, उसको क्या कहते हैं अपन, डिस्चार्ज टनल। टनल्स पे काफी क्वेश्चन थे। विच टनल आउटलाइन प्रेफर फॉर वीक रॉक्स विद अनइक्वल लेटरल प्रेशर, के लिए कौन सी टनल प्रेफर की जाती है, तो उसको कहते हैं अपन सर्कुलर टनल, क्योंकि सर्कुलर होगी ना, उससे जो अनइक्वल लेटरल प्रेशर होगा वो कंट्रोल में हो जाएगा। इफ द अर्थ इज रोटेटेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर अर्थ का रोटेशन चेंज कर दे अपन, तो विच वन ऑफ फॉलोइंग इज लाइकली टू चेंज, कैसे, सीधा आंसर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ये कैसे होगा, अर्थ का मूवमेंट जैसे ये अभी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, अगर ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने लग जाए अर्थ, तो आपकी जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है, एयर का जो विंड का मूवमेंट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा उसका। अगर क्यों इस डायरेक्शन में ही है तो वो रिवर्स हो जाएगी पूरी। कोरियोलिस डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा, नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर में लग रहेगा। सीजनल माइग्रेशन ऑफ आर्टिजेड वो वैसे ही होएगा, और हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट आपके वैसे ही बने रहेंगे। ओशन की वेस्टर्न बाउंड्री में कौन से करंट होते हैं, थर्ड क्वेश्चन है ओशन करंट से। ये कोल्डर करंट होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वार्म करंट होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 70 क्वेश्चन। चूज द पेयर ऑफ फोर्सेस दैट आर कॉमन टू द ओशनिक एडीज के बारे में पूछ रहा है, और जियोस्ट्रॉपिक करंट। जियोस्ट्रॉपिक करंट क्या होते हैं, ये जेट स्ट्रीम का जो होता है उसको अपन जियोस्ट्रॉपिक वेव भी कहते हैं, जियोस्ट्रॉपिक स्ट्रीम भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसमें होगी, ओशनिक एडीज के अंदर होगी, और कोरियोलिस फोर्स किसके अंदर होगी, आपकी जेट जियोस्ट्रॉपिक स्ट्रीम के अंदर। जब मैंने बताया था इसके बारे में कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स दोनों जब इक्वल हो जाती है, जो उसको कोरियोलिस फोर्स को बैलेंस कर लेती है, तो विंड की डायरेक्शन जो एक्चुअली फ्लो कैसे करनी चाहिए थी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे, सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे फ्लो करनी चाहिए थी, अब वो विंड कैसे मूव करना चालू कर देती है, जियोस्ट्रॉपिक मूवमेंट। इसको अपन क्या कहते हैं, पैरेलल मूवमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है मॉनसून ट्रफ क्या होता है। देखो इसके अंदर एक चीज तो है कि मॉनसून होता किस वजह से, वो तो आपका लो प्रेशर जोन हो गया, लो प्रेशर बनेगा तो ही आपका क्या आएगा, मॉनसून की हवाएं आती उस रीजन के अंदर। बट मॉनसून ट्रफ को कह रहा है ये कि शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट जब अपन ने पढ़ा था उसके अंदर देखा था कि समर्स के अंदर क्या होता है, जो ITCZ है वो आ जा रहा है शिफ्ट किसकी तरफ हो जा रहा है, इंडिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इंडिया में क्या क्रिएट कर देता है, वो लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, उसकी वजह से क्या होती है, मॉनसून ट्रफ क्रिएट होता है आपका, और मॉनसून की बरसात होती है। तो मेनली इसका आंसर होना चाहिए ITCZ होना चाहिए, बट ये लो प्रेशर कंडीशन भी मान सकता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जो ITCZ की वजह से हीटिंग हो रही है। क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेट चेंज काफी क्वेश्चन थे। ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस फेवर, किसको फेवर कर रहा है ये, इंक्रीज इन द लॉन्ग वेव रेडिएशन जो जा रही है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से इंट्रैपमेंट बहुत हो रहा है, और क्या लीड कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स आर ब्लोइंग देन व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, का नेचर कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए हाई प्रेशर होगा ईस्ट के अंदर, लो प्रेशर होगा किसमें, वेस्ट के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसका सिंपल है, ये ओशनोग्राफी में बार बार बात की थी, स्पेसिफिक हीट है ओशन की हायर है देन द लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन समर मॉनसून सर्कुलेशन इज फॉल, समर मॉनसून में अपन ने कभी भी सोमाली जेट के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया था, और सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये सभी के बारे में देखा था, तीनों स्टेटमेंट सही है। ये मेडागास्कर से रीजन से जो उठ रही है वो भी सही है, तो सोमाली जेट का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
द फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, उसको क्या कहते हैं, अल्बिडो के अंदर पढ़ा था, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है ये। इंसोलेशन जो एब्जॉर्प्शन होता है, इरेडिएशन अलग है, हीट लॉस अलग है। विच क्लाइमेट टाइप इज डायरेक्ट रिजल्ट इनटू सब्सिडेंस, मतलब सब्सिडेंस किसका हो रहा है, सब्सिडेंस मतलब नीचे आना, एसेंट और डिसेंट की बात कर रहा है। कहां पे होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, वहां पे क्या होते हैं, हाईलैंड्स होते हैं आपके। सोमाली जेट कहां ऑब्जर्व की जाती है, लोअर ट्रोपोस्फियर के अंदर। मॉनसून डिप्रेशन क्या है, सिंपल सा है, लो प्रेशर सिस्टम है विद साइक्लोनिक कंडीशन, जो बे ऑफ बंगाल में जनरेट होता है जनरली। ओके, अल नीनो क्वेश्चन आ गया। अल नीनो को अपन ने काफी डिटेल में पढ़ा था। अल नीनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय पहचान क्या होती है इसकी, जो आपका ट्रेड विंड सिस्टम है, अपन ने देखा था जब ये ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट देखा था और पेरू चिली का कोस्ट देखा था, यहाँ पे मैंने बताया था कोल्ड हम्बोल्ट करंट बह रहा है, यहाँ पे वार्म ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बह रहा है। जब यहाँ पे अपवेलिंग नहीं होगी, ये ऊपर नहीं आएगा, ये कोल्ड नहीं रहेगा, तब क्या होता है, अल नीनो का इफेक्ट होता है। तो ये ट्रेड विंड क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, अल नीनो का ए लार्ज स्केल वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स, जो आगे जाके किसको इन्फ्लुएंस करता है, इंडियन डाइपोल को, और इंडियन डाइपोल भी इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो सीधा सा आंसर क्या है, वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडिया ओशन क्या होगा आपका, वार्म होगा, और ईस्टर्न कैसा हो जाएगा, वार्म। ईस्टर्न भी होगा, वार्म, दोनों आएगा, तभी आपकी दो ब्रांचेज में टूटता है, एक अरेबियन सी ब्रांच आती है मानसून की, एक क्या होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। इंपॉर्टेंट स्टेट्स, जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, उसके अंदर क्या है, ये सीधा क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन है। जो आपके एसीज के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, सीएफसी, जिनको अलग अलग पेरिस क्लाइमेट में, रियो अर्थ के बाद इनको बैन फेज, एक फेज्ड मैनर में इनको बाहर निकालने की बात की गई थी। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सप्रेस्ड पर यूनिट एरिया विच स्टोन कैन विथस्टैंड विदाउट रप्चरिंग, रप्चरिंग मतलब टूटने के बजाय वो स्ट्रेंथ शेयर कर जाए, उसको क्या कहते हैं अपन, शेयर स्ट्रेंथ। Which of the geological structure can be rectified by grouting, ये ग्राउटिंग से पूछा गया डायरेक्टली इस क्वेश्चन, रॉक सिस्टम से आता है, इसको अपन क्या कहते हैं, जॉइंट्स। ये अगर आपको डायरेक्टली याद थे तो ये आप कर सकते हैं, मैंने कहा था लैंडफॉर्म के बारे में अपन सिर्फ नाम पता होने चाहिए। तो ग्लेशियर में ड्रमलिन्स भी ग्लेशियर के होते हैं, वाव्स भी ग्लेशियर के होते हैं, एस्कर्स भी ग्लेशियर लैंडफॉर्म होते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि ग्लेशियर के कौन से होते हैं, तो आपको जरूर ये पता होगा कि ब्रेडेड बार जो होते हैं, ब्रेडेड चैनल रिवर बनाती है। तो अगर आपको सिर्फ रिवर का ही पता था तो भी आप इन तीनों को एलिमिनेट कर सकते थे। इनमें से मिड ओशनिक रिज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अपन ने जब सी फ्लो स्प्रेडिंग की थ्योरी पढ़ी थी तब एमओआर को बहुत डिटेल में पढ़ा था, और दो पार्ट में इसको बांट के पढ़ाया था अपन ने, किसमें, एक तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट पढ़ा था और एक मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पढ़ा था। तो इसका सीधा आंसर क्या है, ओशन फ्लोर का जो बसाल्ट है, जैसे जैसे डिस्टेंस जाता है, यहाँ से अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है आपकी, तो मैंने तीन डायग्राम बना के बताया था कि ये है, ये है, ये है, ये है। जैसे इसका नंबर 1 रख दिया था, यहाँ 2, यहाँ पे भी सेम क्या रखा था, 2 3 3। जैसे ये जाता जाता है यहाँ पे, तो दूर जैसे डिस्टेंस होगा इसका, तो क्या हो जाएगा आपका ओशन फ्लोर बसाल्ट क्या होता है, ओल्डर होता है, ये पुराना होता जाएगा, और जितना पास में रहेगा वो उतना नया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डायरेक्ट लावा बार बार निकल के जमा हो रहा है, इसलिए इसकी हाइट भी सबसे ज्यादा होती है। द सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन ओल्डर फोल्डर सेडिमेंट्री स्ट्रेटा और यंगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा के बीच में जो सरफेस डिसकंटिन्यूटी थी, उसको क्या कहते हैं अपन, पैरेलल अनकंफर्मिटी। वोल्केनिक आइलैंड के साथ है, जब मैंने बताया था पूरा आपको ओशिनोग्राफी का फर्स्ट टॉपिक अपन जब देखते हैं, बॉटम टोपोग्राफी, बॉटम रिलीफ फीचर्स क्या है ओशियंस के, तब डायरेक्टली इसका नाम था ओशन ओशन कन्वर्जेंस के अंदर। जब ओशन ओशन की बाउंड्री प्लेट कन्वर्ज करेगी तब आपको क्या मिलेंगे, वोल्केनिक आइलैंड्स। न्यूमेटिकली अप्लाइड मोर्टार और कंक्रीट को अपन क्या कहते हैं, ग्रेनाइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। The type of dam where forces acting on the dam are transmitted onto abutment rock, तो ये अलग अलग डैम्स के बारे में बात कर रहा था, ये ग्रेविटी डैम पे पूछेगा काफी क्वेश्चन, और राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रेविटी डैम। टनल्स एसोसिएटेड विद द हाइड्रो पावर जनरेशन को क्या कहते हैं अपन, हाइड्रो पावर टनल्स। ए टेलीस्कोप क्या करता है, जो आपका जो दूर जो ऑब्जेक्ट है, स्टार सन अलग जो दूर है, उनको आप करीब से देख पाते हो, तो ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर, ऑब्जेक्ट को पास नहीं जाता, ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस को पास बनाया जाता है। द ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है स्काई में, सीरियस। डायरेक्ट क्वेश्चन थे आपके एस्ट्रोनॉमी के। केपलर लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, ट्रेजेक्ट्री क्या है प्लेनेट की, जो आपने केपलर के 3 लॉ पढ़े होंगे तो आपने ये देखा होगा, टी स्क्वायर जो एरिया स्वेप्ट है पर टाइम में ट्रेजेक्ट्री में, वो क्या है, अपन उसकी जब ट्रेजेक्ट्री बनाते हैं सेमी एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, केपलर के लॉ थे ये। द चेंजिंग वेदर ऑफ प्लेनेट किस पे डिपेंड करता है, ये
ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करता है, अपन ने जब देखा था कि अर्थ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि अर्थ का क्या है, इंक्लिनेशन है सन के अपनी एक्सिस के टुवर्ड, यहाँ पे इंक्लिनेशन है, तो इसी की वजह से क्या, जब रोटेट करेगी तो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग सीजन्स आते हैं। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट का इंक्लिनेशन कैसे है? तो फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट जो 80 साल पहले हुआ, वो अर्थ से कितने साल बाद या कितने दूर सुना जा सकता है? तो इसका आंसर है 8 स्टार अबाउट 40 लाइट ईयर्स फ्रॉम अस, 40 लाइट ईयर बाद। विच स्टेटमेंट अबाउट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज फॉल्स? तो मैंने एक बार क्लास के अंदर जनरल जिक्र जब किया था, तो मैंने आपको आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी, और उसके अंदर क्या क्या चीजें थी वो भी देखा था। तो अपन इसके अंदर दो फॉर्मुलाज देखते हैं, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और आइंस्टीन इसी से जो अपना हाइपोथेसिस देते हैं रिलेटिविटी का, तो वो बताते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, आइंस्टीन ने बताया सही बात है, ये एक्सप्लेन कर रहा है हाउ स्पेस एंड टाइम वर्क्स, ये बहुत अच्छे से बताता है लाइट की स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करने लग जाए तो उसका मास क्या हो जाता है, अगर इसको इक्वल कर दूंगा तो मास क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा ना। तो ये स्पेस और टाइम वर्क को बताता है, बट ये कतई नहीं बताता व्हाई स्टार्स आर सो हॉट। तो यार ये ऑप्शन भी थोड़ा वेग था, आप डायरेक्टली कर सकते थे अगर आपको इतना पता भी नहीं है तो। और एक्सप्लेन दैट मास इज कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज क्या है, एनर्जी की कॉम्पैक्ट फॉर्म। इक्वेशन ही क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैंने जब आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी थी, जब उसको प्रूव करने की बात की थी, उसके जो अपने प्रूफ देखे थे कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है, तो मैंने कहा था कि अर्थ मिलियन ईयर्स में अपनी पोलैरिटी क्या कर देती है, चेंज कर देती है, रिवर्स पोलैरिटी में आ जाती है, और वो काफी सालों बाद होता है। तो आपके डायरेक्ट ऑप्शन ये दोनों तो स्टैटिक तो होती नहीं है, ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, मिलियन ईयर्स के बाद में। ठीक है, तो अब आते हैं अपन लास्ट दो क्वेश्चंस पे आपके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट गोइंग अराउंड द सन, के जो अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, रिमेन अनचेंज रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर कोई रिलेशन नहीं है, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट अपन मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो व्हाट अकर्स ड्यू टू फॉलिंग ऑफ बिग रॉक, जब बिग रॉक गिरते हैं, रॉक ब्लॉक साइड्स अंडर ड्यू टू द रिलीज ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस जब निकलती है उससे ड्यूरिंग टनलिंग के दौरान, तो क्या होंगे, आपके रॉक बर्स्ट होंगे। आई होप अब आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा, पूरी चीजें अपन ने इवेल्युएट कर ली और कई चीजों के बारे में डिटेल भी देखी है। आप अपने पेपर में अपने आंसर्स को मैच कीजिए और कमेंट कीजिए कि सबके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।